दोस्तों नमस्कार। यह पहला मौका है जब केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हुई है और अदालत ने जमानत भी नहीं दी है। यह पहला मौका है जब महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने एक लिहाज से सीधे केंद्र के खिलाफ ताल ठोक दी है, क्योंकि जिस मंत्री की गिरफ्तारी हुई है उसकी पहचान कोंकण के इलाके से जरूर है, लेकिन उसकी अपनी राजनीतिक छवि उद्धव ठाकरे के खिलाफ की है। उसने राजनीति का ककहरा बाला साहब ठाकरे के साथ पढ़ा जरूर है, लेकिन आज की तारीख में वह मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर है। और जिन शब्दों का जिक्र केंद्रीय मंत्री यानी नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर किया, उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना अपनी पहचान को कानून के राज तले दबा देती या फिर कानून के राज से आगे बढ़कर वह शिवसेना को ही कानून बना देती। यानी यह गजब की सियासत है जो महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली खेलती रही, और इस बार पहली बार अपने तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना ने भी ताल ठोक दी है। इसके मतलब मायने क्या होंगे, क्योंकि एक वक्त याद कीजिए 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तब के अध्यक्ष अमित शाह हो, सीधे तौर पर शिवसेना को वसूली पार्टी कहते थे। वसूली पार्टी लगातार 6 सभाओं में जिक्र किया गया। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, शिवसेना धीरे धीरे हाशिए पर जा रही थी। उसके पास मजबूरी रही हमेशा से बीजेपी के साथ खड़े रहे, लेकिन 2019 में सिक्का पलटा और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना सत्ता में आ गई। उसने बीजेपी को दरकिनार कर दिया। तो सियासत क्या इतनी भर है, या सियासत इसके अक्स तले गुजरातियों को लेकर जिस राज का जिक्र मुंबई के भीतर में बीजेपी सोचती रही, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सोचते रहे, उस पर कहीं ना कोई दाग और धब्बा लगाने की स्थिति में शिवसेना हमेशा से खड़ी नजर आई। क्या यह उस अक्स तले देखा जाए, क्योंकि पहली बार केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई पुलिस ने की है, और आज की रात जेल में गुजरेगी या अस्पताल में गुजरेगी। शायद यह सीधे टकराव की मुनादी है, एक ऐसी मुनादी है जिसके साए तले हमें लगता है आज कुछ पन्नों को खोलना चाहिए। ये ऐसे पन्ने हैं जो अपने तौर पर नारायण राणे की राजनीति का ककहरा भी बताते हैं, बीजेपी और शिवसेना के टकराव की पृष्ठभूमि का जिक्र भी करते हैं, और शिवसेना ने सत्ता में आने के बाद वह भी ठाकरे परिवार जो इससे पहले भी कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता था लेकिन नहीं बना, लेकिन 2019 के नवंबर में जब उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तब एक सवाल सबसे बड़ा यही था कि शिवसेना की जो पहचान स्ट्रीट फाइटर के तौर पर रही है, या फिर शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के परिवार से जुड़े किसी भी विरोध को दबाने के लिए वह कानून तक को दफन कर देती है, क्या उस परिस्थिति को दोबारा जगाने के लिए ही महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उबाल पैदा किया गया है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन अपने तौर पर नारायण राणे की पहचान भी किसी शिवसैनिक के तर्ज पर है। और नारायण राणे सिर्फ शिवसेना में नहीं रहे, वहां से छोड़कर वो कांग्रेस में गए, वहां से छोड़कर वह अपनी पार्टी भी बनाई, वहां से निकलकर वह बीजेपी में भी आए, राज्यसभा भी पहुंचे, और बीते दिनों उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। और जिस जन आशीर्वाद यात्रा को निकालने की उन्होंने शुरुआत की, उसमें सबसे पहले उन्होंने नमन बाला साहब ठाकरे के सामने ही किया, यानी शिवाजी पार्क में पहुंचकर वहां उनके सामने, उनकी तस्वीर के सामने अपने आप को झुकाया और कहा 3 दशकों से जो बीएमसी पर कब्जा है शिवसेना का, उसे वो खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। अगर शिवसेना के भीतर नारायण राणे की राजनीति को परखें, अगर कांग्रेस के भीतर नारायण राणे की राजनीति को समझें, और बीजेपी ने नारायण राणे को अपने साथ लेकर मंत्री जब बना दिया है, और आज की तारीख में जब जमानत नहीं मिली और गिरफ्तारी हो गई, तो बीजेपी को कहना पड़ा वह पूरी ताकत के साथ नारायण राणे के पीछे खड़ी है। इसके मतलब मायने इतने आसान महाराष्ट्र की राजनीति के लिए नहीं है, क्योंकि अपने तौर पर देवेंद्र फडणवीस की पहचान एक मॉडरेट नेता के तौर पर है। वह शिवसेना से टकराएंगे जरूर, लेकिन शिवसेना से टकराते हुए दिखाई नहीं देंगे। उनकी सियासत जिस दिशा को साधती है, उसमें उनके सामने कांग्रेस और एनसीपी टिकती है, लेकिन शिवसेना की राजनीति को साधने के लिए क्या नारायण राणे को खड़ा किया गया बीजेपी के जरिए या फिर मोदी सरकार के जरिए?
हमें लगता है कि आज जिस बातों का जिक्र है उसमें सबसे पहले और बड़ी बात तो यही है कि सोमवार के दिन रायगढ़ के महाड़ में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो क्या जरूरत थी, यह कोई भी सोचेगा। जिन बातों का जिक्र नारायण राणे ने कहा, उन्होंने बहुत साफ तौर पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री यानी सीएम आजादी के बरस को नहीं जानता और पीछे मुड़कर अपने साथी बैठे लोगों से पूछता है कितने बरस हो गए। मैं वहां होता तो कान के नीचे एक लापा मार देता, यानी थप्पड़ मार देता। यह शब्द नारायण राणे के जाहिर हैं शिवसेना की उस पूरी छवि को धूमिल कर देते हैं जहां पर शिवसेना की अपनी पहचान ही कानून को हाथ में लेकर सियासत साधते हुए अपने हक का जिक्र करने की रही है और बाला साहब की यही ट्रेनिंग रही है। और बाला साहब ने भी नारायण राणे को कहां से उठाया था यह भी जरा समझने की जरूरत है। 60 के दशक में चेंबूर में एक हारिया नारिया नाम का गैंग काम करता था। वह गैंग अपने तौर पर नारायण राणे ही चलाते थे और उस समय शिवसेना को जरूरत थी ऐसे लोगों की जो कि सड़क पर लड़ाई लड़ सके और हक का सवाल कानून के ऊपर रख सके। वो चाहे मराठी मानुष के कानून का जिक्र हो, चाहे बाहर से आए हुए जो उस वक्त के लुंगी को पुंगी बनाने का जिक्र बाला साहब किया करते थे, उस दौर का हम जिक्र आपसे कर रहे हैं। उस वक्त नारायण राणे बाला साहब ठाकरे के कहने पर शिवसेना में शामिल हुए और उनको वहां शाखा प्रमुख बनाया गया था चेंबूर में। यह 60 के दशक का जिक्र है। उसके बाद उनको काउंसलर कोपरगांव में बनाया गया और वहां से राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जब बीजेपी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार 1995 में बनी तो आखिरी वक्त में उस वक्त मनोहर जोशी के ऊपर जो चार्ज लगे तो उन्हें मुख्यमंत्री पद जब छोड़ना पड़ा तो उस समय बाला साहब ठाकरे ने नारायण राणे को ही आगे कर दिया। यह कहकर आगे कर दिया कि यह मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद संभालने के ये असल में शिवसैनिक हैं। ये शब्द उनके रहे और 8 महीने वह मुख्यमंत्री भी रहे शिवसेना पार्टी के जरिए। लेकिन 2003 में महाबलेश्वर में जब एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के तौर पर और किसी को नहीं उद्धव ठाकरे का नाम लिया गया तो उसका विरोध और किसी ने नहीं विरोध किया, नारायण राणे ने। वह उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं थे। अगर उस पीरियड में धीरे धीरे आप चले जाइएगा तो सोचिए महाबलेश्वर में 2003 में उद्धव ठाकरे को शिवसेना का एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का ऐलान और कोई नहीं बाला साहब ठाकरे करते हैं और विरोध करते हैं नारायण राणे। 2 वर्ष के बाद उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है नारायण राणे को। और बाला साहब की मौजूदगी में जो उद्धव ठाकरे का विरोध करे, उस सफर को जब आप आगे बढ़ाना शुरू करेंगे तो उस तेवर को समझिए और उस दौर में राज ठाकरे को भी याद कीजिए। राज ठाकरे और नारायण राणे सही मायने में शिवसैनिक को लेकर जो सोच बाला साहब ठाकरे की थी, इन्हीं दोनों की शिराओं में दौड़ती थी। राज ठाकरे को धीरे धीरे दरकिनार किया गया। पार्टी धीरे धीरे किस तरीके से परिवार का हिस्सा बनी, यह राज ठाकरे ने भी समझा। हालांकि भतीजे थे लेकिन फिर भी उन्हें दरकिनार होना पड़ा, किया गया। इसी तरीके से नारायण राणे वहां से निकले और यह राजनीति धीरे धीरे जब कांग्रेस से होते हुए बीजेपी तक पहुंचती है तो आज की तारीख में सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने यही है कि किस तरीके से मुंबई पर वो कब्जा करे, बीएमसी पर कब्जा करे, कॉरपोरेशन पर कब्जा करे। और महाराष्ट्र की राजनीति में यह पहला मौका है जब शिवसेना ने अगर मोदी सरकार के मंत्री को गिरफ्तार करके अपनी ताकत का एहसास भी कराया है तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार भी अब खामोश तो रहेगी नहीं। और यह एक राजनीतिक टकराव की मुनादी अपने तौर पर हो रही है जिसमें जेपी नड्डा और यहां से अगर ट्वीट करते हैं तो दूसरी तरफ से देवेंद्र फडणवीस जवाब देने से तुरंत नहीं चूकते हैं कि हां अब हम पूरी ताकत के साथ विरोध की स्थिति में आ जाएंगे। सवाल कई आपके जहन में होंगे, कानून का राज है या नहीं है, क्योंकि राज्यपाल से विनोद तावड़े ये कहने पहुंचे कि देखिए कानून हाथ में लेकर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी हुई है, आप इनको किसी भी हालत में रिहा करवा दीजिए। सवाल नहीं है, हाई कोर्ट ने अपने तौर पर चीजें खारिज की तो उसके आगे सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचता है। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि एक रात जेल में किसी केंद्रीय मंत्री की बीते या अस्पताल में बीते और अपनी ताकत के साथ महाराष्ट्र में जिसमें शिवसेना के साथ बीजेपी खड़ी रही और जब संबंध टूटे तो इतनी कड़वाहट, और इस कड़वाहट का यह चेहरा
ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। ये राजनीतिक पर्दों तले लंबे वक्त तक संबंध को निभाते हुए उसके टूटने की गूंज भी है, और मुंबई और महाराष्ट्र पर कब्जा ना कर पाने की परिस्थितियों को समझना भी है बीजेपी के लिए। और शायद यह टकराव की परिस्थिति की शुरुआत है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अपराधी तत्व का होना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने जब उसका डाटा देखा तो इस वक्त उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में 42 मंत्री हैं। उन 42 मंत्रियों में 27 आपराधिक मामलों से जुड़े हुए उन पर केसेस चल रहे हैं जो उन्होंने हलफनामे में दर्ज किए। उसमें से 18 के खिलाफ गंभीर मामले हैं, गंभीर आपराधिक मामले हैं। और जो 42 मंत्री हैं उसमें से सभी करोड़पति हैं। पैसे की कमी नहीं है, क्रिमिनलाइजेशन जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में क्रिमिनलाइजेशन की फहरिस्त में नारायण राणे का नाम भी आएगा। उनका नाम, उनकी पत्नी और उनके बेटे का नाम तो स्विस लीक्स में भी नाम आया था। जो स्विस बैंक के जरिए जो HSBC का जो पूरा प्राइवेट बैंकिंग का जो पर्चा लीक हुआ था, उसमें नीलेश राणे और उनकी पत्नी नीलम राणे का भी नाम आया था। सवाल है कि क्रिमिनल एस्पेक्ट मायने नहीं रखता है। सवाल है कि राजनीति साधने के लिए क्रिमिनल एस्पेक्ट महत्वपूर्ण क्यों हो गया। क्योंकि जब इस थप्पड़ का जिक्र आया तो बीजेपी के एक MLA ने बोलते बोलते यहां तक कहा था कि हम शिवसेना भवन तोड़ देंगे। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था हम उन्हें ऐसा तमाचा मारेंगे कि वो अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। और उसके बाद अब नारायण राणे ने कह दिया हम लापा मारेंगे कान के नीचे। यह सारी परिस्थिति है, लेकिन इसके राजनीतिक मूल्य जो हैं वह इस आपराधिक और पैसे के भीतर में खत्म हो जाते हैं। सवाल मुंबई का BMC जो है, इस देश के लगभग 9 राज्यों के बजट से ज्यादा बड़ा बजट इसी BMC का है। उस पर कब्जा कौन करेगा। और अब जब कॉरपोरेशन के चुनाव सामने आकर खड़े हैं और जन आशीर्वाद यात्रा एक लिहाज से चुनाव के लिए एक्सरसाइज की शुरुआत है, उस दिशा में बीजेपी ने चाहा कि किसी भी हालत में नारायण राणे के पीछे तो खड़े हो जाए, लेकिन उनके वक्तव्य के साथ खड़े ना हो जिससे राजनीति साधने में मदद मिले। यानी बीजेपी के लिए फायदेमंद भी है ये कि अगर नारायण राणे की रात जेल में गुजरती है और दूसरी तरफ शिवसेना की सत्ता, शिवसेना के ठाकरे परिवार के मुख्यमंत्री, उनके लिए भी यह फायदेमंद की स्थिति है कि शिवसेना पहली बार उनके सत्ता में आने के बाद यानी नवंबर 2019 के बाद पहली बार सड़क पे उसी तरीके से नजर आई जैसे एक वक्त सत्ता में नहीं रहने के दौरान वह स्ट्रीट फाइटर के तौर पर नजर आती थी। यह राजनीति का एक लुम्पेनाइजेशन है। यह राजनीति को एक ऐसी दिशा में गढ़ने का प्रयास है जिसमें ताकत का एहसास सत्ता के साथ जुड़ा होता है। और इस सत्ता की ताकत का एहसास कमोवेश मोदी सरकार के दौर में हर राज्य ने किया है। ममता बनर्जी निकल कर आई, वो टकराने निकल पड़ी, तो क्या उसी तर्ज पर उद्धव ठाकरे ने भी कहा दो दो हाथ अब कर लिया जाए, क्योंकि अगर विरोध मोदी सरकार का हो रहा है तो उनकी कहीं वाहवाही होगी इससे, या उनकी ताकत का एहसास होगा। यह भी एक सवाल है। लेकिन हम जब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि जिस दिशा में नारायण राणे भरे हैं, राणे को एक्सपेल किया गया था 2005 में शिवसेना के जरिए। बाला साहब ठाकरे ने उन पर एंटी पार्टी एक्टिविज्म का आरोप लगाया था। उस वक्त भी यह कहा जा रहा था कि पार्टी में पोस्ट बेचे जाते हैं, टिकट बेचे जाते हैं। राणे इस बात का जिक्र कर रहे थे और इसको लेकर उनको बाहर कर दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन वह मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर वहां से भी छोड़कर और विरोध करते हुए निकल कर आए जब अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2008 का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। उस समय जो स्थिति हुई थी, उस दौर में विलासराव देशमुख हटे थे और अशोक चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उनके विरोध के स्वर उसी समय आ गए, उनको भी एक्सपेल्ड किया गया। लेकिन उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो दिल्ली आकर सोनिया गांधी से माफी मांगी, फिर दोबारा कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन वह धीरे धीरे समझ गए कि दरअसल सियासत साधनी है तो शिवसैनिक के तेवर को दिखाना होगा, और शिवसैनिक के तेवर दिखाने की परिस्थिति में बीजेपी के भीतर आकर शिवसैनिक के तौर तरीके से शिवसेना को धाराशाही करना, यह उनकी सियासत का एक हिस्सा बन गया। इसलिए सवाल यह नहीं है कि महाराष्ट्र की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, सवाल यह भी नहीं है कि महाराष्ट्र के भीतर उनको रत्नागिरी अदालत से और उसके बाद हाईकोर्ट से उनको जमानत नहीं मिली। सवाल यह भी नहीं है कि 3 जगहों पर
उनके खिलाफ एफआईआर हुई और जब वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे तो 40 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर होनी शुरू हुई। उसमें अग्रीपाड़ा, माहिम, घाटकोपर, सायम, मुलिंद, विक्रोलीन, चैम्बूर, खोड़खेड़ी, दादर, साकिर नाका, पवई, सांता क्रूज, पंतनगर, मांडुप, ये तमाम जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। और इसके अलावे मुंबई, वसई, विरार से अलावा सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कोंकण के इलाके में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज अपनी ताकत का एहसास कराने का है, जिसको उद्धव ठाकरे चाहते थे कि अब हमारी सत्ता है, हम क्या कर सकते हैं कानूनी रूप से, इसको आप देख लीजिए। लेकिन राजनीति का पाठ समझने वाले बाखूबी जानते हैं कि सियासत परसेप्शन से होती है और शिवसेना के पास जब सत्ता है तो कानून लागू कराना उसका काम है। और अगर गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि कानून का राज है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दफ्तरों पर जो पत्थर चले और जो शीशे टूटे और चनके, वह भी उसी कानून के दायरे में आता है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी अब जब विरोध प्रदर्शन करने निकलेगी तो वह भी उसी कानून का हवाला देगी जिस कानून के तहत शिवसैनिकों ने पत्थर चलाए। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति को धीरे धीरे केंद्र या बीजेपी अपने तौर पर उस दिशा में ढकेलना चाहती है जहां शिवसैनिक अपनी पुरानी छवि में लौटती हुई नजर आए और यह परेशानी का सबब कांग्रेस और एनसीपी के लिए बन जाए? या फिर कानून के तहत राज्यपाल तो बीजेपी के ही बैठे हुए हैं और उस लिहाज से राज्यपाल को साधना और राज्यपाल के जरिए जो भी बात कही जाती है कि कानून का राज है या नहीं है, जो कि बंगाल में किया गया, क्या उसी तर्ज पर अब राज्यपाल की भूमिका महाराष्ट्र में नजर आएगी? यह भी एक सवाल है। ऐसे में 3 बड़े सवाल आखिर में निकल कर आते हैं। लड़ाई की शुरुआत गुजरातियों को लेकर महाराष्ट्र पर और मुंबई पर कब्जा करने से 2014 में शुरू हुई। वो लड़ाई आज की तारीख में भी थमी नहीं है, जब वसूली पार्टी बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री शिवसेना को कहते रहे। दूसरी स्थिति, जो चुनावी समझौते थे उसमें जो वोट ट्रांसफर होना था बीजेपी का, वो शिवसेना को नहीं हुआ। ये गठबंधन की राजनीति में जितने परसेंटेज जीत बीजेपी को मिली, इसे शिवसेना ने झटके में समझ लिया कि शिवसेना को धीरे धीरे ये खत्म कर देंगे। जैसे अकाली बाहर निकले वैसे शिवसेना भी बाहर निकली। जिस तरीके से नीतीश कुमार जेडीयू को बिहार में संभाले हुए और धीरे धीरे उनका आधार कम होते चला जा रहा है, उस बात को भी शिवसेना ने समझा। शिवसेना ने अपने आप को मॉडरेट करने की प्रक्रिया में लाकर खड़ा किया। अब सवाल दूसरा है, शिवसेना मॉडरेट रूप में रहेगी जहां वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ दिखाई दे, या फिर शिवसेना अपनी राजनीतिक जमीन को बचाए रखने के लिए उसी बाला साहब ठाकरे की शैली का इस्तेमाल करेगी जिसमें शिवसैनिकों की पहचान कानून से ऊपर नजर आती रही। और तीसरी बड़ी बात है, नारायण राणे का यह टकराव सिर्फ उद्धव ठाकरे को लेकर है, या नारायण राणे और शिवसैनिकों का टकराव 2 नए और पुराने शिवसैनिकों को लेकर है, या फिर मॉडरेट होती शिवसैनिकों के भीतर पुराने शिवसैनिकों को जगाने के लिए और अपने साथ लाने के लिए नारायण राणे ने इस वक्तव्य को दिया, या फिर जो आखिरी बात है, यह दिल्ली और मुंबई के बीच एक टकराव की नई परिस्थितियों को जन्म दे रहा है, जिसका मतलब बहुत साफ है कि केंद्र स्टेट का यह टकराव राजनीति को साधने के लिए किया जा रहा है और हर की दिशा में, हर दृष्टि से अगले बरस होने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या राजनीति और सत्ता के लिए यह सब खेल हो रहा है और उसी लिए वक्तव्य दिए जाते हैं, उसी लिए गिरफ्तारी होती है? ये सारे सवाल हैं। लेकिन ताकत का एहसास अभी तक मोदी सरकार इस देश में तमाम राज्यों को कराती आई है, लेकिन पहली बार केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी कर और जमानत न मिलने देने की परिस्थितियां अगर महाराष्ट्र में पैदा हुई है, तो यह ताकत का एहसास शिवसेना शायद अपने तरीके से बीजेपी को छोटा कर दिखाने के लिए परसेप्शन को अपने अनुकूल बनाने की दिशा में करना चाहती है। यानी लोगों से कोई सरोकार आपको इस राजनीति में नजर नहीं आएंगे, इस देश की परिस्थितियों से कोई सरोकार आपको नजर नहीं आएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति को कैसे साधना है, इस राजनीति को समझने के लिए ही यह सारा खेल खेला जा रहा है। समझने की जरूरत सिर्फ इसी को है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।